में हमने बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ का अध्ययन किया था। आज की तासिका में हम किताबें ये गुलजार जी की लिखित एक पद्य का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। इसकी जो विधा है किताबें, यह नई कविता है। नई कविता नाम की एक नई विधा है। हम कविता के नाम से जानते हैं ना, उसी प्रकार हास्य व्यंग्य कहानी, उसी प्रकार ये जो है किताबें, ये पद्य के अंतर्गत आने वाली नई कविता नामक एक विधा है। तो किताबें, यह पद्य पढ़ने से पहले, यह नई कविता पढ़ने से पहले हम इसके जो कवि है गुलजार जी, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए बच्चों, इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में जिला झेलम यानी यह जो जिला है पंजाब में, जो स्वतंत्रता पूर्व भारत है ना, जो स्वतंत्रता पूर्व भारत था उसमें झेलम जिला था। वहाँ दीना नाम का एक स्थान है, वहाँ पर गुलजार जी का जन्म हुआ था। गुलजार जी को आप भली भांति जानते हो, पहचानते भी हो। किस प्रकार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि गुलजार जी सिर्फ कवि नहीं है, वह एक श्रेष्ठ नाटककार भी है, पटकथा लेखक है और फिल्म निर्देशक भी है। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। इतना ही नहीं, जो आप गाने सुनते हैं ना, तो बहुत सारे गानों में इसके गीतकार गुलजार जी है। ये जो कहते हैं ये वही गुलजार है जिनकी नई कविता किताबें, इसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। तो ये जो कवि है, इन्होंने, इनका पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, लघु कथाएं, चौरस रात है, रावी पार कथा संग्रह है और खराशे, ये कहानी कविता का एक कोलाज भी इन्होंने बनाया है। तो ये जो नई कविता है, इस नई कविता में आधुनिक संवेदना के साथ ये जो परिवेश है, ये हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी चल रही है, इसमें जो वैविध्य आता है उसको एक नए शिल्प में अभिव्यक्त करने की काव्य धारा को हम नई कविता कहते हैं। ये जो अब सारा माहौल बदल गया है, देखिए एक उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। रात में चलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हमारे हर किसी के पॉकेट में एक मोबाइल है, उसमें टॉर्च की सुविधा है। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं, आधुनिक रोजमर्रा की जिंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं, उसके कारण जो पहले की परंपरा थी उसमें जो बदलाव आ रहे हैं, उसको लेखक ने प्रस्तुत कविता में, गुलजार जी ने, पुस्तकें पढ़ने का जो सुख था वो अब कंप्यूटर के आने से चला गया। कंप्यूटर पर एक बार क्लिक कर दो, तुम्हें गूगल पर जाकर तुम कहीं भी जो भी जानकारी तुम्हें चाहिए सर्च कर दो, झट से झट सारी जानकारी आपको कई मिनटों के अंदर मिल जाती है। तो कवि कहता है जो मजा उस वक्त पढ़ने में था, पुस्तक पढ़ने में था, वो तो सारा चला गया। पुस्तक ढूंढने में भी मजा था, लेकिन वो पुरानी जो सोच थी वो बदल गई। अब तो किताबों का सारा ज्ञान कंप्यूटर पर आ गया। तो यहाँ कवि ने उनको जो दर्द हुआ है, ये जो बदलाव के कारण जो उनके मन को जो दर्द हुआ है, उसका उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से इस कविता में हमें बताया है। तो चलो बच्चों, पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। पन्ना नंबर 12 चौथी कविता है किताबें। आप सोच रहे होंगे शायद कि बिल्ली क्या बिलंगड़ा होने के बाद तीसरा पूर्व पठन आता था, इसलिए मैंने चौथी कविता ली है। उसका अध्ययन हम बाद की तासिका में करेंगे, ठीक है। तो चलो, पन्ना नंबर 12 चौथी कविता किताबें
जो आप पढ़ रहे हो, अभी आपने जो निकाली है वो सारी किताबें ही है। हाँ? गुलजार जी लेखक। पढ़ने के लिए शुरुआत करता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, अपनी उंगलियां वहां रखनी है, अपनी उंगलियां वहां रखनी है। देखिए, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगा, अभी मैं पढ़ रहा हूं, आपको सिर्फ उंगलियां रखनी है। बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनके सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहले कठिन शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसे पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो पहला शब्द है किताबें झांकती है। झांकना किसे कहते हो, लिखो। झांकना का मतलब है छुप कर देखना, छुप कर देखना। लिखो झांकना। झांकना का मतलब है छुप कर देखना। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती है बंद अलमारियों के शीशों से। अलमारी कई खानों वाला, जिसे आप कप्पा कहते हो ना, हाँ उसे हिंदी में खाना कहते हैं। कई खानों वाला लोहे या लकड़ी का एक बड़ा ढांचा, जिसे आप अलमारी कहते हो, जिस पर हम किताबें रखते हैं, जिसमें हम किताबें रखते हैं, उसे अलमारी कहते हैं। तो कवि कहता है किताबें क्या करती है, बंद अलमारी से छुपकर। झांकती का मतलब क्या बताया मैंने, झांकने का मतलब छुप कर देखना। कवि कहता है किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। अलमारी में क्या होता है, शीशे होते हैं, शीशों में से अंदर का सारा दिखता है। ठीक है, तो कवि कहता है ये जो अलमारी के अंदर जो किताबें हैं ना, वो हमें छुप कर देख रही है, बड़ी हसरत से तकती है। हसरत यानी कि भावना, इच्छा, आकांक्षा, इच्छा लिखो इसका। हसरत का अर्थ है इच्छा। कठिन शब्द लिख कर ले। हसरत का मतलब है इच्छा। कवि कहता है बहुत इच्छा से वो हमें तकती है। तकती का मतलब भी देख रही है। झांकना का मतलब छुप कर देखना, और तकना का मतलब क्या है, तकती है का मतलब क्या है, देखना। तो कवि कहता है इस कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता अब नहीं रही। वो इसका मार्मिक चित्रण, तीव्र चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल की किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज हो गई है। कंप्यूटर के इस युग में अब किताबें अलमारियों में रखने की एक चीज होकर रह गई है। अब उन्हें अलमारियों से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत कब पड़ती, जब उसका काम निकल आता। लेकिन ये सारा काम तो अब किस पर हो रहा है, कंप्यूटर पर हो रहा है। एक क्लिक कर दो, सारी जानकारी मिनटों के अंदर आपको मिल जाती है। तो किताबों का महत्व जो उस समय था, अब उनका महत्व पूरी तरह से लुप्त होता जा रहा है। वैसे तो देखा जाओ तो किताबों का महत्व है, लेकिन पहले की जैसे इस्तेमाल अब उसका कोई भी नहीं करता, क्योंकि यह युग किसका युग है, कंप्यूटर का युग है। इस बात से कवि को बहुत वेदना होती है, बहुत तकलीफ होती है, और वह इस तकलीफ को बताना चाहते हैं इस नई कविता के माध्यम से। समझ में आ रही है बात? तो कवि कहता है महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। किसकी? किताबों की। यानी लेखक को अब महीना बीत जाता है, लेकिन किताब को खोलना लेखक के हाथ से नहीं होता, कवि के हाथ से नहीं होता। तो वो कहते हैं जो कई शामें ऐसी जिंदगी में हो गई है, दररोज संध्याकाळी रात्री उशीरपर्यंत पुस्तक वाचण्याचा जो छंद होता, त्याच्याबरोबर जे पुस्तकाबरोबर जो वेळ जायचा,
ती रात राता कभी से नहीं। कभी कहते हैं वो शाम अब उनकी सोबत में जो कटा करती थी, अब अक्सर वो शामें ही नहीं आती। समझ में आ रही ना बात? तो कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति जो हमारे मन में रुचि थी, वो अब रुचि कम हो गई है। और पुस्तक और मनुष्य इनके बीच की जो दूरी है वो अब बढ़ रही है। वो क्या बढ़ रही है? बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है। कंप्यूटर का जमाना आ गया है। हर कोई आदमी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करना चाहता है। मनुष्य की ये जन्मजात वृत्ति रही है कि वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है। उसी का नतीजा है कंप्यूटर का आना। जो ज्ञान आप किताबों में से ढूंढने के लिए आपको जितना वक्त लगता था जो जानकारी हासिल करने में, वह जानकारी तो कई मिनटों में कंप्यूटर महाशय दे देते। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से इसका अर्थ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कंप्यूटर आने के पहले जो शामें किताबों के साथ कटा करती थी, वो अब कंप्यूटर आने के बाद में वो शामें अब कटा नहीं करती। ठीक है, फिर से एक बार अर्थ बता दूं। कवि कहता है, हमें बताता है कि बंद अलमारियों के शीशे से छुपकर किताबें हमें देखती है, बड़ी हसरत से तकती है, यानी बड़ी इच्छा के साथ तकती है कि अरे भाई तुम मुझे ले लो और मुझे पढ़ो। इसलिए कवि कहता है महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। किसकी? किताबों की। यानी महीना बीत जाता है लेकिन लेखक अलमारियों में से किताबों को निकालता ही नहीं पढ़ने के लिए। इसलिए कवि कहता है एक वक्त ऐसा था, एक जमाना ऐसा था कि मेरी सारी शामें किताबों की सोबत में ही कटा करती थी, लेकिन अब कंप्यूटर के आने के कारण वो सारे शामें ही खत्म हो गई, क्योंकि अब अक्सर किताबों को पढ़ना नहीं होता। ठीक है, यही इसका अर्थ है। कुछ कठिन लगता है? तो चलो आगे। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर। आप कंप्यूटर टीवी स्क्रीन जिसे कहते हैं, स्क्रीन जिसे कहते हैं उसे पर्दा कहते हैं हिंदी में। तो कवि कहता है गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। जब भी आप कंप्यूटर को निकालकर उसे चलाते हैं तो बेचारे किताबों की हालत तो बड़ी बेचैन हो जाती है, बहुत निराश हो जाते हैं किताबें। कवि कह रहा है उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। आप जानते हो ना, आदमी की बहुत सारी आदतें होती है, उसमें से एक आदत कौन सी है? नींद में चलने की। वैसे तो देखा जाए तो आदमी सोया हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो चलता है नींद में सोते हुए, उसे पता नहीं वो कहाँ जा रहा है। तो कवि कहता है, फिर से एक बार देखते हैं, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। ठीक है, तो चलो आगे। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। तो कवि इसका अर्थ क्या लेते हैं हम? कवि कहते हैं जब भी कवि कंप्यूटर के पर्दे पर आकर बैठता है, कंप्यूटर को चलाता है, और यह दृश्य कौन देखता है? अलमारियों में रखी किताबें जब देखती है ना, तो वो बड़ी बेचैन हो जाती है। कौन बेचैन हो जाती है? किताबें। क्यों? क्योंकि बहुत सारी शामें लेखक की, कवि की किताबों के साथ कटी थी, लेकिन अब वह रातें किसके साथ कट रही है? कंप्यूटर के पर्दों पर। तो कवि कहता है इससे किताबें बड़ी बेचैन हो जाती है, और इस बेचैनी में वो क्या कर बैठती है? इस बेचैनी में वो नींद में भी चलने लगती है। कवि ने कितने अच्छे शब्दों में हमें बताया है। कवि कहता है कि कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण अलमारियों में रखी जो किताबें हैं वो बड़ी बेचैन हो गई है। यही इसका अर्थ है। तो चलो आगे। जो कदरे वो सुनाती थी, कठिन शब्द आया है, कदरे। लिखो कदरे। कदरे का मतलब है मायना या मूल्य। लिखो
कदरे का मतलब क्या है? मायना या मूल्य। तो कवि कहता है जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। सेल का मतलब है कोशिका। लिखो, सेल का मतलब यहाँ क्या लेना है? कोशिका लेना है। अर्थ में बता दूंगा। वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। देखिए, पहले 3 पंक्तियों का अर्थ बताया है, अब इन 4 पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। ठीक है, लिखो पहले इसका अर्थ लिखो दोनों की। कदरे का मतलब मायना और सेल का मतलब कोशिका। कवि कहते हैं जो मायना, जो मूल्य किताबें हमें पढ़ाते थे। देखिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है। किताबों की वैसे किसी बात की और बात की दूसरे चीज की जरूरत नहीं है। तो कवि कहता है जो कदरे किताबें हमें सुनाती थी, जो मायना, जो मूल्य किताबें हमें पढ़ाते थे, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जिनकी कोशिकाएं कभी खत्म ही नहीं होती थी, वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कवि कहता है इन किताबों से जो मानवीय मूल्य की जानकारी हमें मिलती थी, वह जानकारी अब कंप्यूटर के पर्दों पर हमें नहीं मिलती। इसलिए कवि कहता है जिन रिश्ते नातों के बारे में हमें किताबों से जानकारी मिलती थी, वह जानकारी अब हमें घर में नजर ही नहीं आती। मिले ही नहीं तो नजर कहां से आएगी? ठीक है, जो किताबों से मिला करती थी। इसलिए कवि कहता है कि ये जो किताबें थी वो रिश्ते नातों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देती थी। ठीक है, समझ में आ गया इसका? बहुत ही आसान अर्थ है। उसके आगे की पंक्तियां, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। उधड़े लिखो, उधड़े उधड़े जब सिलाई निकल जाती है ना, तो उसे हम उधड़े कहते हैं, फटा हुआ कहते हैं, फटा हुआ। इसका अर्थ क्या लिखना है आपको? इसका अर्थ लिखना है सिलाई टूटना। उधड़े का मतलब है सिलाई टूटना। लिखो, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। सफा नया शब्द आया है। लिखो, सफा का अर्थ है पन्ना। सफा का अर्थ क्या है? पन्ना, किताबों का पन्ना, पेजिस। हाँ, तो कवि कहता है कोई सफा पलटता है तो सिसकी निकल जाती है। सिसकी धीरे धीरे रोने की आवाज जो आती है ना, धीरे धीरे आदमी जब रोता है, भावनाओं को व्यक्त करता है, तो सिसकी निकल जाती है। तो कवि कहता है उसकी सिसकी निकल जाती है। सिसकी का मतलब है धीरे धीरे रोने का शब्द। सिसकी का मतलब क्या है? धीरे धीरे रोने का शब्द। कोई लफ्जों के मानी गिर पड़ते हैं। लफ्जों के मानी का अर्थ यहाँ लेना है। मानी का अर्थ यह है, मानी को अर्थ कहते हैं, यहाँ क्या लेना है? अर्थ, यह अर्थ लेना है। ठीक है, लफ्जों के मानी गिर पड़ते हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं होते। टुंड एक नया शब्द आया है। लिखो, टुंड का मतलब है ठूंठ। जब किसी पेड़ से बिना पत्तों वाला जो रह जाता है ना, उसे हम ठूंठ कहते हैं। पानं नसलेल्या काड्या राहतात तरी काड्या, रिकाम्या काड्या, उसे ठूंठ कहते हैं। टुंड का मतलब है ठूंठ। लिखो, टुंड का मतलब है ठूंठ। लिखो, इसका अर्थ लिखो। चलो पढ़ते हैं, इसका अर्थ पढ़ते हैं पहले से। वो सारे उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। देखो, कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए हमें बताते हैं,
कि जो किताबें रिश्तों नातों के संबंध में जो हमें जानकारी देती थी, वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं। उन सारे संबंधों की सिलाई निकल चुकी है, उधड़े उधड़े हैं, फटे हुए हैं, खराब हो गई है। किताबों की प्रशंसा करते हुए कवि बताते हैं कि जिन रिश्ते नातों के बारे में हमें किताबें जानकारी देती थे, वो सारे रिश्ते नाते अब उधड़ चुके हैं, टूट चुके हैं। किनके कारण? कंप्यूटर के आने के कारण। तो कवि कहता है अब वह कोई पन्ना पलटता है तो एक सिसकी निकल जाती है। कवि जब किताब का कोई पन्ना पलटता है, सफा यानी कि पन्ना, सफा यानी कि पन्ना, तो कवि कहता है जब मैं किसी किताबों का पन्ना पलटता हूँ तो मेरी सिसकी निकल जाती है, मुझे रोना आता है, धीरे धीरे रोना, सिसकी निकलना, धीरे धीरे रहना। क्यों आता है? उन पन्नों की हालत देखकर। कभी निकाले ही नहीं पढ़ने के लिए किताबों की पन्ने। किताब अगर पढ़ोगे, पन्ने निकालोगे ना तुम आगे आगे, तो उन पन्नों की हालत देखकर कवि की सिसकी निकल जाती है, कवि को रोना आ जाता है किताबों की अवस्था देखकर। ठीक है, तो चले आगे। कवि को ऐसा लगता है कि इन पन्नों से कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। कवि कहते हैं इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फूट कर गिर पड़े हैं। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ टूट कर गिर पड़े हैं। किस प्रकार? बिना अर्थ वाले शब्द, बिना अर्थ वाला शब्द, जिस शब्द को कोई अर्थ ही नहीं है, तो कवि बताता है बिना अर्थ वाला शब्द अब ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे किसी पेड़ से पत्ते निकल गए हैं और सिर्फ सूखे ठूंठ रह गए। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे बिना पत्तों का कोई पेड़, सिर्फ ठूंठ रह जाता है ना, ठूंठ फक्त काड्या राहिलेल्या जातात। झाडांची पानं निघून गेल्यानंतर फांद्याला फक्त काय राहतात? काड्या राहतात। तो कवि कहता है बिना अर्थ वाले जो शब्द है वो वैसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी पेड़ से पत्ते निकल गए हो। यही बात वो हमें समझाते हैं। और जब पेड़ से पत्ते निकल जाते हैं तो जल्दी उगने की क्रिया नहीं होती। उसी प्रकार कवि कहता है बिना पत्तियों वाला जैसा ठूंठ होता है, उसी प्रकार जिसमें कोई भी अर्थ वाला या कोई भी अर्थ नहीं निकलने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम इसे पढ़ते हैं। देखो, कवि कहता है किताबों की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है ये किताबें रिश्तों नातों के बारे में हमें संबंध में जानकारी देते थे, वे सारे संबंध अब उखड़ चुके हैं, टूट गए हैं। अब वे कोई किताबों का पन्ना पलटते हैं तो उन किताबों के पन्नों की हालत देखकर कवि की सिसकी निकल जाती है, कवि की सिसकी निकल जाती है, उन्हें रोना आ जाता है। इन पन्नों से लेखक को ऐसा लगता है कि इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ टूट कर गिर गए हैं। ये स्थिति ऐसी हो गई है जैसे बिना अर्थ वाला कोई शब्द, जैसे बिना अर्थ वाला कोई शब्द जो होता है ना, उसकी स्थिति कैसी होती है? उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे किसी पेड़ के सारे पत्ते निकल गए हो और सिर्फ ठूंठ रह गया। ठूंठ से कोई मतलब नहीं निकलता, उस पर कोई नहीं उगता। यह स्थिति कंप्यूटर के कारण आ गई है। तो यहाँ कवि ने हमें क्या बताया है? कवि गुलजार जी ने हमें यहाँ एक बात बताई है कि पुस्तक पढ़ने का जो सुख था वो कंप्यूटर के आने के कारण वो सुख सारा नष्ट हो गया। ठीक है, कंप्यूटर के कारण मनुष्य और किताबों की जो दूरी थी वो दूरी अब बढ़ने लगी है। आदमी क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किताबों के प्रति जो लेखक का जो प्रेम है, कवि का जो प्रेम है, वो अब क्या हो गया है? कंप्यूटर के आने के बाद उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा है, उसका वर्णन उन्होंने किताबें इस कविता में किया है। ठीक है, तो आज की तासिका में हमने क्या किया? पहले 3 पदों का अध्ययन। कितने पदों का अध्ययन किया है? पहले 3 पदों का अध्ययन हमने किया है। पन्ना नंबर 12 पर
जितना पढ़ाई के लिए जो 3 हमारे पद थे उसका अध्ययन आज हमने किया है। बाकी के जो शेष रह गए हैं, पन्ना नंबर 13 पर उसका अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। तो आज क्या करते हैं, हम फिर से एक बार, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फिर से एक बार क्या करते हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। ह्याची उजळणी घेऊया थोडक्यात फास्टमध्ये। पुन्हा एकदा म्हणजे तुम्हाला लिहायचं आहे ते, आपको क्या करना है, जितना जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसका अर्थ आप लोगों को आपकी भाषा में लिखना है। कसंही लिहा पण त्याचा अर्थ लिहायचा आहे। पुन्हा एकदा सांगतो, काळजीपूर्वक आहे, नंतर आणि शंका विचारला तरी चालेल, ठीक आहे, पण पुन्हा एकदा अर्थ बघूया। किताबें झांकती है बंद अलमारियों के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनके सोबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो कवि कहते हैं कि किताबें क्या करती है, बंद अलमारी की जो शीशे होती है वहाँ से छुपकर वो आदमियों को देखती है, लेखक को देखती है, और वो सिर्फ देखती नहीं, बड़ी हसरत से देखती है, बड़ी इच्छा के साथ देखती है कि भाई तुम मुझे ले लो और मुझे पढ़ो। तो कवि कहता है महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें पहले उनके साथ कटा करती थी। तो कवि कहता है मैं हर रोज शाम को किताबों के साथ ही, किताबों को बहुत पढ़ते थे वो, हाँ? लेकिन अब क्या हो गया, कंप्यूटर के आने के कारण लेखक और किताबों की मुलाकात महीनों नहीं होती, जो शामें उनके साथ कटा करती थी किताबों के साथ, अब वह अक्सर शामें नहीं होती। यही इसका ठीक है, समझ में आने बात। आगे गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। तो कभी बताता है बार बार इस्तेमाल आप किसका कर रहे हो, कंप्यूटर का कर रहे हो। पहले किसका इस्तेमाल करते थे, किताबों का इस्तेमाल करते थे। तो यह चित्र देखकर किताबें बहुत बेचैन हो जाती है, खूब परेशान हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि किताबों को इस वैफल्यावस्था में नींद में चलने की आदत हो जाती है। वर्णन है कहीं, ठीक है। जो कदरें वो सुनाती थी, किताबों से हमें जीवन का मूल्य मिलता था, मानवीय मूल्यों की जानकारी मिलती थी। इसलिए कवि कहता है जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरा नहीं करते थे, जिनकी कोशिकाएं कभी खत्म नहीं होती थी, वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कवि कहता है जो जीवन के मानवीय मूल्य है, इन मूल्यों के बारे में हमें किताबें बहुत सारी जानकारी देती थी, बहुत सारी जानकारी किताबें हमें देती थी मानवीय मूल्यों के बारे में, और रिश्ते नातों के संबंधों में भी जो सारी जानकारी देते थे वो सारी किताबें ही देते थे। इसलिए वो सारे रिश्ते नातों के संबंध हमें घर में नजर आते थे, लेकिन वह अब सारे संबंध हमें रिश्ते नातों के जो सारे संबंध है वो नजर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने किताबें ही पढ़ना छोड़ दिया है। जो जानकारी चाहिए वो सारे हमें कंप्यूटर पर मिल जाती है। ठीक है, वह सारे उधड़े हैं, कोई सपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कोई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं, वो सब अल्फाज यानी कि शब्द जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कभी किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि किताबें हमें सारे रिश्ते नातों के संबंध में जानकारी देते थे, लेकिन वह अब सारे संबंध उधड़े हैं, वो सारे संबंध उनकी सिलाई निकल गई है। इसका मतलब है वो सारे नाते संबंध अब टूट गए हैं। जब लेखक कवि किताबों का कोई पन्ना पढ़ने के लिए पलटता है तो कवि की सिसकी निकल जाती है। क्यों? उन पन्नों की हालत देखकर। सफा यानी कि पन्ना, वो किताबों के पन्नों की हालत देखकर कवि का गला भर कर आता है तो सिसकी निकल जाती है, वो रोता है किताबों के पन्नों की हालत देखकर। इस पन्ने से ऐसा लगता है कि इन पन्ने से कोई शब्दों के अर्थ, कई शब्दों के अर्थ गिर पड़े हैं। और बिना अर्थ वाले शब्द तो आप जानते हो, बिना अर्थ वाले शब्द, तो कवि ये बात समझाते हुए कहते हैं बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे बिना पत्तों वाले पेड़ की कोई टहनी है, ठूंठ, जिस ठूंठ को कोई भी पत्ता नहीं है,
उसे हम टुंड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने कविता में टुंड कहा है, इसका मतलब है ठूंठ। पानं निघून गेलेल्या काड्या राहतात का नाही त्याला, हाँ मराठी में बताया, हिंदी में उसे टुंड कहते हैं, उसका मतलब है ठुंड। ठीक है, तो वह ठुंड की बातें हमें दिखाई देते हैं बिना अर्थ वाले शब्द। ठीक है, आज हमने पन्ना नंबर 12 पर जितनी भी कविता थी उसका सारा अध्ययन हमने आज किया है। जो शेष रह गए हैं पन्ना नंबर 13 पर, उसका अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। अब आप लोगों को घर में जाने के बाद क्या करना है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उन 4-4 पंक्तियों के अर्थ आपको अपनी भाषा में बहियों में लिखना है। आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, धन्यवाद।